हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सीए अमित हरकानी और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है। तो आज भी जीएसटी को 5 साल हो गए और आज भी काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, तो उनको पता नहीं है कि हमें रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए जीएसटी का या फिर नहीं लेना चाहिए, फॉरवर्ड चार्ज पे लगाना चाहिए जीएसटी या फिर रिवर्स चार्ज पे लगाना चाहिए। ठीक है। तो आज के वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज देखेंगे हम जीएसटी इम्प्लीकेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड। ठीक है। तो होता क्या है कि इंडिया में ना ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर बंद हो जाता है तो पूरा एंटायर बिजनेस जो है वो क्या डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरा मेन रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं। एक तो नॉर्मल ट्रांसपोर्टर जो कि कंसाइनमेंट नोट नहीं देता। ठीक है। जैसे कि हो गया कि सपोज आपने कोई लोकल टेम्पो वाला हायर किया, उसको लोकल गुड्स आपको ट्रांसपोर्ट करना है लोकली, और वो आपको सिर्फ उसका भाड़ा बता के आप उनको उसके चार्जेस दे देते हो उसको, आप वो आपको कोई पर्ची नहीं देता या फिर कोई कंसाइनमेंट नहीं देता। ठीक है। वो हो गया नॉर्मल ट्रांसपोर्टर। दूसरा हो गया गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो कि आपको कंसाइनमेंट नोट देता है प्रॉपरली। ठीक है। तो वो हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। और तीसरा हो गया कुरियर एजेंसी। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज पे लगाना है या फिर रिवर्स चार्ज पे लगाना है, रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है। ठीक है। तो आज हम जीटीए के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 का, उसमें सीरियल नंबर 18 में लिखा हुआ था कि जो भी पर्सन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देगा वो एग्जाम्पशन लिस्ट में है, एक्सेप्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर एजेंसी। ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टर है उसको तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है। मतलब जो कोई पर्ची देता ही नहीं या फिर कोई कंसाइनमेंट नोट नहीं देता या फिर लोकली जो गुड्स ट्रांसपोर्ट टेम्पो वाले होते हैं उसको तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। उसका मतलब ये जीटीए वाले को और कुरियर एजेंसी को, ये दोनों को ही जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है। अब जीटीए किसको कहेंगे, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हम किसे कहेंगे, कौन से ट्रांसपोर्टर को हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कहेंगे। ठीक है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो पर्सन को कहेंगे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता है बाय रोड एंड, यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे एंड लगाया हुआ है, एंड इश्यू कंसाइनमेंट नोट। ठीक है। मतलब वही ट्रांसपोर्टर जीटीए कहलाएगा जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है। मतलब सपोज अब कोई पर्सन होगा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का सर्विस देता है और कंसाइनमेंट नोट नहीं देता है जैसे कि नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है, तो वो जीटीए के उसमें नहीं आता। अगर वो कंसाइनमेंट नोट देगा तो वो जीटीए में कंसिडर हो जाएगा, अगर वो नहीं देगा तो नहीं होगा। मतलब असेंशियल थिंग्स क्या है कि अगर वो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करेगा तो वो जीटीए कहलाएगा, कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं करेगा तो वो जीटीए नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब बात बात आती है कि व्हाट इज अ कंसाइनमेंट नोट। तो ये तो हम लोग ने देख लिया कि कंसाइनमेंट नोट इशू करेंगे तो जीटीए, लेकिन कंसाइनमेंट नोट का मतलब क्या होता है। तो कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि अगर सपोज कोई पर्सन गुड्स कोई ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन को गुड सेल किया हुआ है, और ए क्या कर रहा है, कोई सी ट्रांसपोर्टर जो है, जो कि सी है, उसको हैंड ओवर करता है गुड्स कि तुम ये गुड्स सी को डिलीवर कर दो। तो क्या करता है, जब भी ए गुड्स हैंड ओवर करता है सी को, ट्रांसपोर्टर को, तो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस देता है कि हाँ मुझे गुड्स आपसे मिल गया और यही गुड्स मैं फर्दर ट्रांसपोर्ट करूंगा बी को। ठीक है। तो वो एक कंसाइनमेंट नोट देखता है या तो फिर कोई डॉक्यूमेंट देता है कि हाँ मुझे ये माल मिल गया है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो कोई भी ऐसा नोट देगा आपको वो कंसाइनमेंट नोट हो जाएगा, फिर भले ही उसके ऊपर कंसाइनमेंट नोट लिखा हो या ना लिखा हो। ऐसे आपको एविडेंसरी डॉक्यूमेंट दिया कि मुझे गुड्स मिला हुआ है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्ट, तो वो आप उसके लिए क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट नोट। वो कंसाइनमेंट नोट हो गया तो उसका मतलब वो जीटीए में जीटीए में कवर हो गया। ठीक है।
तो कंसाइनमेंट नोट बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि कंसाइनमेंट नोट ये डिफाइन करता है कि गुड्स का जो लीन है, ठीक है, वो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन सी जो कि ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट नोट के साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कंसाइनमेंट नोट के ये सारे साइलेंट फीचर्स होते हैं। वो सीरियली नंबर्ड होते हैं, डेट होता है उसमें, कंजाइनर का नाम होता है, कंजाइनी का नेम होता है, गुड्स की डिटेल्स होती है कि कहाँ पे उसको गुड्स मिला, उसका प्लेस होता है, कहाँ पे डिलीवर करना है उसकी डिटेल्स मेंशन की होती है, या फिर कंजाइनर और कंजाइनी का जीएसटी नंबर होता है, और कौन जीएसटी पे करेगा, कंजाइनर करेगा या फिर कंजाइनी करेगा, उसकी डिटेल्स होती है। और व्हीकल नंबर, रजिस्ट्रेशन व्हीकल नंबर होता है। तो आपके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सैंपल नोट मैंने रखा हुआ है, ये कंसाइनमेंट नोट का, कि ऐसा कंसाइनमेंट नोट दिखता है, ठीक है। तो ये सैंपल है कंसाइनमेंट नोट का, ठीक है। तो जीटीए में तो हमें क्लियर कट आइडिया आ गया कि किसे हम जीटीए कहेंगे। जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करेगा, कोई भी नाम से हो, वो कंसाइनमेंट नोट बोले या ना बोले, अगर उसने लिख के दे दिया कि मुझे गुड्स मिला है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, और वो आपको एक पर्ची देता है जिसमें ये सारी डिटेल्स होती है, उसका मतलब वो कंसाइनमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी गुड्स ट्रांसपोर्ट क्या एजेंसी क्या करते हैं, उसको एक ऑक्सिलरी सर्विस भी देना पड़ता है। सपोज रूट बड़ा लंबा होता है, तो क्या क्या होता है कि लोडिंग अनलोडिंग की सर्विस भी देनी होती है, टेम्पररी वेयर हाउसिंग की भी सर्विस देनी होती है, या पैकिंग और अनपैकिंग की भी सर्विस देनी होती है। तो ये सर्विस भी क्या करता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी उसको साथ में प्रोवाइड करता है। तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर ये सर्विस अगर वो इंडिपेंडेंटली देता है, मतलब क्या करता है कि उसके लिए कोई अलग बिल इश्यू करता है, या फिर सेम बिल में अलग से मेंशन करता है कि लोडिंग अनलोडिंग का इतना रुपीज हुआ, टेम्पर वेयर हाउसिंग का इतना रुपीज हुआ, और बाकी सारी छोटी छोटी चीजों का मेरा इतना चार्जेस हुआ, तो हम उसको इंडिपेंडेंट सर्विस मानेंगे, ठीक है। अगर उसने चार्जेस अलग से लगाया तो, ठीक है। तो उसके लिए जो भी रेट होगा एप्लीकेबल, ये पैकिंग अनपैकिंग लोडिंग वेयर हाउसिंग के लिए जो भी जीएसटी रेट होगा या उसका एसएससी कोड होगा, वो लगा के वो जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। अब सपोज ये सारी सर्विसेज उसके उसमें बाय डिफॉल्ट इंक्लूड है, मतलब ये सर्विस वो मेंशन अलग से मेंशन नहीं करता है, सिर्फ एक ही नाम देता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, और ये सर्विस का जो भी चार्जेस हो उसमें ही इंक्लूड करके देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की ही सर्विस मानेंगे, ये अलग से मेंशन नहीं करता है। तो अब बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन का गुड ये है, वो कौन पे करेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर के पास है ना, एक ऑप्शन होता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज पे चार्ज करे या फिर रिवर्स चार्ज पे, ठीक है। तो अगर वो ट्रांसपोर्टर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है एनेक्सर 5 में, ठीक है। तो एनेक्सर 5 भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है, कि ये एनेक्सर 5 में उसको एक फॉर्म भर के देना होता है। वो कभी देना होता है 15 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। सपोज अभी 1 अप्रैल 2023-24 में उसको अगर फॉरवर्ड चार्ज लगाना है, तो 15 मार्च से पहले, 15 मार्च 2023 से पहले वो एक डिक्लेरेशन देगा, जो कि एनेक्सा 5 में, कि मैं भाई साहब मैं बाई 23-24 में मैं फॉरवर्ड चार्ज पे लगाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो ये एनेक्सा 5 में वो क्या करेगा, डिक्लेरेशन देगा, ये सारी उसका फॉर्मेट है एनेक्सा 5 का। तो ये सारी चीजें भर के वो एक अपने असेसिंग ऑफिसर को जाके सबमिट करेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज पे लगाएगा, तो लाइबिलिटी किसकी पे करने की बनेगी, ऑब्वियसली जीटीए की। एसएससी कोड क्या लगाएगा, 9965। और जीएसटी रेट क्या होगा, अगर वो आईटीसी लेगा, ठीक है, विथ आईटीसी होगा तो 12%, अगर आईटीसी नहीं लेगा तो वो 5% लगाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज की बात। उसमें उसको एनेक्शर 5 भी फिल करना होगा और असेसिंग ऑफिसर को देना होगा बिफोर 15 मार्च ऑफ एवरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये हो गया एनेक्शर 5। अब सपोज अगर वो रिवर्स चार्ज ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, तो कौन पे करेगा। तो अगर ट्रांसपोर्टर रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज एक्सरसाइज नहीं करता है, अगर रिवर्स चार्ज में अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, तो जीएसटी वो पे करेगा जो फ्रेट पे करता है, ठीक है। फ्रेट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बेयर करता है, वो जीएसटी पे का है। सपोज हमारे एग्जांपल में क्या था, पर्सन ए
गुड्स बेच रहा है पर्सन बी को, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पर्सन ए उठाता है तो जीएसटी पर्सन ए पे करेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पर्सन बी उठाता है तो जीएसटी पर्सन बी भरेगा। पर्सन सी को कोई लेना देना नहीं है जो कि ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हु इज लाइबल टू पे, एनी फैक्ट्री या फिर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे एनी रजिस्टर्ड पर्सन हो गया और एनी पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो जो भी अगर फ्रेट पे करने के लिए लाइबल है वो आपका रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करेगा। उसके लिए क्या है, एसएससी कोड 9965, और उसके लिए एक ही ऑप्शन है 5% विदाउट आईटी। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि जीटीए क्या होता है। तो उसका जीएसटी इम्प्लीकेशन मतलब कौन पे करेगा, ट्रांसपोर्टर करेगा या फिर कंसाइनर या फिर कंसाइनी करेगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन जो सर्विस रिसीव करता है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, उसका लोकेशन जो है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सपोज ट्रांसपोर्टर दिल्ली में है और सर्विस रिसीवर, ठीक है, सर्विस रिसीवर हमारे केस में क्या था, पर्सन बी, अगर वो भी दिल्ली में ही है तो क्या हो गया, इंट्रा स्टेट, ठीक है। अगर पर्सन बी अगर गुजरात में हो गया तो इंटर स्टेट, ठीक है। तो लोकेशन, पर्सन बी का लोकेशन क्या है, दिल्ली होगा तो दिल्ली, गुजरात होगा तो गुजरात, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर नहीं है तो कौन सा प्लेस ऑफ लोकेशन होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कि जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए किसको, ट्रांसपोर्टर को। पर्सन ए ने पर्सन सी को, जो कि ट्रांसपोर्टर है, उसने जो लोकेशन पे जहां उसने गुड्स हैंड ओवर किए फॉर फर्दर ट्रांसपोर्ट, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो भी हमें समझ ली कि प्लेस ऑफ सप्लाई जीटीए में क्या होता है, ठीक है। अब रजिस्ट आती है बात रजिस्ट्रेशन की। अब ट्रांसपोर्टर को मतलब जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए क्या, नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से, अगर सर्विस प्रोवाइडर है मतलब 20 लाख, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर है तो अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या, एग्रीगेट टर्नओवर में आपका सब आ जाएगा, टैक्सेबल टर्नओवर भी आ जाएगा, एग्जेम टर्नओवर भी आ जाएगा, एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज मिला के अगर उसका 20 लाख से ज्यादा है तो जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना बनता है, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज पे होगा तो। सपोज उसने रिवर्स चार्ज का ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, जो कि नोटिफिकेशन 5/2017 का, कि अगर कोई पर्सन फुल्ली एग्जाम सर्विस देता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टर के लिए आरसीएम क्या हो गया, फुल्ली एग्जाम सर्विस हो गया, ठीक है, उनको तो पे करना है, सामने वाले को पे करना है, जो कि कंजाइनर है और कंजाइन ही होगा। तो इसका जीटीए के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या हो जाएगा, अगर रिवर्स चार्ज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो उसके लिए पूरा एग्जाम सर्विस हो गया। और पूरा एग्जाम सर्विस देता है उसका मतलब जीटीए को कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरमीडियरी ऑनसिलरी सर्विस, जो मैंने ऊपर बताया था कि वेयर हाउसिंग की सर्विस देता है, पैकिंग और अनपैकिंग की सर्विस देता है, लोडिंग और अनलोडिंग की सर्विस देता है। तो मोस्टली जीटीए क्या करता है कि वो जो सारी सर्विसेज है वो इसके साथ दे ही देता है, मतलब देना ही पड़ता है उनको, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है उनके पास। तो ये सारी सर्विस क्या हो जाता है कि कॉम्पोजिट सर्विस हो जाता है। मेन कॉम्पोजिट मतलब कि एक प्रिंसिपल सर्विस होता है और बाकी सारी सर्विसेज एंसिलरी सर्विस होता है। तो ये केस में प्रिंसिपल सर्विस क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, और एंसिलरी सर्विस क्या हो गया, लोडिंग अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, पैकिंग अनपैकिंग और उसके रिलेटेड जो कोई भी हो, ठीक है। तो ये सारी सर्विस कॉम्पोजिट हो गया। तो अगर ट्रांसपोर्टर एक ही बिल बनाता है, उसमें लिखता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस सो इन सो और सो इन सो रुपीज, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जीटीए की सर्विस ही माना जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टर बिल बनाता है कि जीटीए की सर्विस का 5,000 रुपीज, लोडिंग अनलोडिंग का 10,000 रुपीज, पैकिंग अनपैकिंग का 15,000 रुपीज, अगर उन्होंने मेंशन अलग अलग मेंशन किया तो फिर वो सेपरेट सर्विस माना जाएगा, और वो दोनों के ऊपर उसको फॉरवर्ड चार्ज पे, पैकिंग अनपैकिंग, लोडिंग अनलोडिंग के ऊपर उनको फॉरवर्ड चार्ज पे करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है उसको रिवर्स चार्ज में अगर ऑप्शन अप्लाई किया होगा
तो सामने वाला पे करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि जो बाकी सब सर्विस की उसकी ट्रीटमेंट कैसे दे। अगर प्रिंसिपल सर्विस में ही अगर इंक्लूड करेंगे तो फिर जरूरत ही नहीं है। अगर अलग से मेंशन किया तो फिर उसको सेपरेट सर्विस माना जाएगा। ठीक है, अब चीज आती है कि सपोज वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं देता है, लेकिन वो जो उसके पास जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल है वो रेंट पे देता है, तो क्या होगा। ठीक है, तो वो केस में तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है ही नहीं, वो केस में तो उसको ही पे करना है। ठीक है, तो उसका एसएससी कोड क्या है, 9966। ठीक है, और जीएसटी रेट है वो अलग अलग है, विथ और विदाउट ऑपरेटर। ठीक है, अगर वो ड्राइवर के साथ वो व्हीकल हायर ये लीज पे देता है या फिर हायरिंग बेसिस पे देता है। ठीक है, तो उसमें भी दो केस है। अगर उसका फ्यूल का कॉस्ट अगर वो इंक्लूड है उसके चार्जेस में, यहाँ पे क्या लिखा है, रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। ठीक है, तो 12%। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल अलग से वो दिखाएगा तो 18%। ठीक है, मतलब रेंट पे अगर कोई ट्रक, अगर सपोज कोई एक पर्सन है वो सिर्फ उनके पास 5 या 10 ट्रक है, वो क्या करता है, वो रेंट पे दे देता है विथ ऑपरेटर। ठीक है, ड्राइवर उनका ही रहता है, ऑपरेटर मतलब ड्राइवर, ड्राइवर उनका ही रहता है। और वो लिखता है कि रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर 2 ट्रक सो एंड सो रुपीज। तो क्या रेट लगाएगा, 12%। क्योंकि उसमें जो पेट्रोल का खर्चा है वो ट्रांसपोर्टर ही, ये ट्रक ओनर ही बेयर करता है, और अलग से उसको चार्ज नहीं करता है सामने वाले को। सपोज उसने ऐसा लिखा कि रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून सो एंड सो रुपीज एंड रियम्बर्समेंट चार्जेस दैट इज फॉर पेट्रोल या फिर डीजल जो भी हो, ₹100। तो क्या करेगा, वो 18% लगाएगा। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल अलग से वो लगाएगा तो 18%, अगर उसमें साथ ही मर्ज कर देता है तो 12%। अगर सपोज ड्राइव विदाउट ड्राइवर देता है, ठीक है, ऑपरेटर के बिना, ड्राइवर सामने वाले का रहेगा, तो 18% लगाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेंट व्हीकल जो हम रेंट पे देंगे उसकी चीज। अब देखेंगे कि जो जीटीए सर्विस देता है उसमें कौन सी सर्विस एग्जाम्पशन के लिस्ट में है। अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सर्विस देता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस देता है उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मिल्क है, सॉल्ट है, या फिर कोई ये फ्लोर है, पल्सीस है, राइस है। ठीक है, असेंशियल आइटम हो जाता है ये सारी। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर है। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया। ठीक है, रिलीफ मटेरियल हो गया, और डिफेंस मटेरियल। अगर ये सारी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगा, ये प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगा, तो वो एग्जाम्पशन लिस्ट में है। क्योंकि क्यों एग्जाम्पशन लिस्ट में है, क्योंकि ये सारी नेसेसिटी आइटम हो जाती है। और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो नेसेसिटी आइटम हो गए, मिल्क, सॉल्ट, फूड, वो ये सब भी नेसेसिटी आइटम। रिलीफ मटेरियल हो गया, और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर वो देगा तो वो क्या होगा, एग्जाम्पशन लिस्ट में। अगर आपको उसका फुल डिटेल्स अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे मेरे ब्लॉग की साइट पे जा सकते हो। यहाँ पे टाइप करोगे www.gsttak.com, तो यहाँ पे आपको सारे ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, और डिटेल्स में पढ़ना होगा तो आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वाला ही ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या। बाकी सारे भी ब्लॉग्स है तो आप वो भी देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कुरियर एजेंसी या फिर कोई और टॉपिक के ऊपर। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।